Hello everyone. In this video lecture, we are studying the important topic of 12th standard Maths 1. Topic number first, mathematical logic. Okay. So, at start you must know what is logic. Logic is the science of art of reasoning. What is logic? The science of art of reasoning. Let us see please. This is the definition of logic. The science, it is science in which, in that science, we are studying what is the art of reasoning. Okay. And the logic, the word derived from the Greek word logos. It is derived from the Greek word logos. Okay. And logic is developed by the great philosopher, it means great logician Aristotle. And the mathematical logic means the study of such logic which is relevant to mathematics. We have to study under the heading mathematical logic, and this theory of mathematical logic is developed by George Boole. Okay, and to study for the subject Maths 1 for the syllabus of 12th standard, chapter number first, mathematical logic. After definition, we are studying the important concept of this mathematical logic. It is statement. Statement. हाँ, देखो बेटा स्टेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज स्टेटमेंट? लॉजिक में सबसे पहले हम स्टेटमेंट की पढ़ाई करेंगे लॉजिक की डेफिनेशन के बाद. हाँ ठीक है ना. तो स्टेटमेंट क्या होता है? लिसन केयरफुली. एन assertive sentence which is either true or false but not both. बोलो बोलो. An assertive sentence which is either true or false but not both. It means that it is 100% true or 100% false. If we consider any sentence, for example, if I have written root 3 is rational number. Root 3 is rational number. देखो बेटा, ये मैंने एक सेंटेंस आपके सामने मैथमेटिक्स का सेंटेंस रखा है, तो बताइए ये रूट 3 इज रैशनल नंबर ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये 100% फॉल्स है, क्योंकि रूट 3 रैशनल नंबर ही नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है. इसका मतलब मैं 100% 100% झूठ बोल रहा हूं. जब मैं 100% रॉन्ग बोलता हूं तो भी इसको हम स्टेटमेंट कहेंगे. एक तो 100% फॉल्स होना चाहिए, नहीं तो 100% ट्रू होना चाहिए. एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे आप जानते हैं सन, एक मिनट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये अगर मैंने एग्जांपल लिया है तो देखिए ये 100% ट्रू है क्या फॉल्स है? बताइए. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये 100% ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. इसका मतलब इसको भी हम स्टेटमेंट कहेंगे. लेकिन मैंने अगर ऐसा बोला टुडे इज मंडे. देखो मैंने अगर ऐसा लिखा टुडे इज मंडे, यहां पे क्या आ रहा है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज टुडे. कौन से दिन में आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है. इसका मतलब ये 100% ट्रू भी नहीं हो सकता, 100% फॉल्स भी नहीं हो सकता. अगर जिस दिन मंडे है उस दिन में बोल रहा हूं तो ये सही होगा. अगर मंडे नहीं है, मैं ट्यूसडे के दिन बोल रहा हूं तो ये गलत होगा. यानी कभी सही कभी गलत, यानी फिक्स नहीं है, 100% नहीं बोल सकता हूं. तो ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, इनको हम ओपन स्टेटमेंट कहेंगे या ओपन सेंटेंस कहेंगे. अगर में दिस इज ओपन बिकॉज द वर्ड टुडे इज इटसेल्फ ओपन. अगर में जिससे वेरिएबल है वैसे काम कर रहा है. ठीक है. यानी साथ साथ में हमने क्या देखा? ओपन सेंटेंस की भी पढ़ाई की. क्या होता है ओपन सेंटेंस? एन assertive सेंटेंस हैविंग बोथ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रू एज वेल एज फॉल्स. एग्जाम्पल तो ऊपर का यही एग्जाम्पल ओपन सेंटेंस में आता है. और एक एग्जाम्पल मैंने ओपन सेंटेंस का लिया, तो लीजिए x² = 16 एंड x बिलोंग्स टू R. यहाँ पे मैंने रियल नंबर में x² = 16 लिखा है. अगर 4 रहा तो ये सही होगा, -4 रहा तो भी सही होगा. लेकिन x का रियल नंबर मैंने 5 लिया तो ये गलत होगा. यानी ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है
नो डाउट एट ऑल इट इज असर्टिव, बट कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। इसका मतलब ये ओपन सेंटेंस है। देखिए ये एक्स प्लेस है, ओपन प्लेस है, समझ में आया? तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन किसी ने बोला है हाउ आर यू, एक क्वेश्चन बोला है हाउ आर यू, यानी आपको मैं कैसा हूं ये नहीं बताना है। हाउ आर यू ये सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या? तो हमारा आंसर है नहीं, बिकॉज हाउ आर यू इज नॉट असर्टिव। यानी कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी ऑर्डर यानी कमांड यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है आए ध्यान में, तो वो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। यानी आपको समझ में आया स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? टाइप नंबर फर्स्ट ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट एंड इफ इट इज स्टेटमेंट देन राइट द ट्रूथ वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, वैसे सेम क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, फिर भी लिखता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट and if it is statement write truth value, this is the question। अब देखिए ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये सेंटेंस सबको दिया है और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट, इफ इट इज स्टेटमेंट राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। देखो मैं कैसे लिखता हूं इसका सॉल्यूशन, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज स्टेटमेंट, हाँ ये तो स्टेटमेंट है क्योंकि ये 100% सही है, अभी फिलहाल तो सही है, होना ही चाहिए, हाँ बराबर है कि नहीं? इट इज स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, देखिए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी बोलना बेटा, ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू क्या बोलना है? टी बोलना है। अगर फॉल्स होता तो हम ट्रूथ वैल्यू एफ बोलते, क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है √2 इज रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या है? इसका सोल्यूशन है यानी आंसर क्या है? इट इज स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 100% गलत है फिर भी उसको स्टेटमेंट कहना चाहिए। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ बिकॉज इट इज रॉन्ग, फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने यहाँ पे, नंबर 3 he is एक चेंज करते हैं, it is white ये सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, it is white, क्या व्हाइट है? इट इज व्हाइट, क्या व्हाइट है? ये व्हाइट है, बोल्ड व्हाइट है, कुछ बताया है उन्होंने, यानी इट को ओपन छोड़ा है, इसका मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, इट इज नॉट डिक्लेरेटिव, सो दैट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखना है ना, हाँ ये ओपन है आपको पता है। नंबर 4 है इज इट राइट, देखिए क्वेश्चन है इज इट राइट, इधर तो उन्होंने इज इट राइट लिखा है, तो ये क्वेश्चन है, सो दैट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, अब मैं ओरली भी एक बोलता हूं, नंबर 5 देखो, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और एक बोलता हूं, मैथ्स टीचर्स आर ब्रिलियंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैथ्स टीचर ब्रिलियंट होंगे या नहीं होंगे क्वेश्चन है, ओके इसका मतलब है ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जजिंग तो मैथ्स टीचर एक चेंज हो सकता है। गॉट इट? दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट इन लॉजिक, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेटमेंट। क्या पढ़ा हमने? स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कैसे पहचानना, और स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या लिखना है, ये कैसे लिखना, ये हमने आज देखा है। अभी उसके आगे का जो कंसेप्ट है ये है हमारा कंसेप्ट, तो हम देखेंगे, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी टॉपिक में, क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल, यानी इनका इसका दूसरा नाम है एटॉमिक स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो पहला जो हमने देखा था कॉन्सेप्ट वो था स्टेटमेंट। अब देखिए इसके आगे जो पढ़ना है ना हमें, ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। इतना पढ़ाई हम करेंगे, ठीक है, आज इस वीडियो में। तो ठीक है, तो पहले हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स? मैं नहीं लिख रहा हूं, आप सिर्फ सुनो धीरे धीरे, अगर नहीं समझ में आए फिर से रिपीट करो वीडियो, ठीक है ना। लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए वर्ड या फ्रेज का यूज होता है, उसी वर्ड या फ्रेज को हम कनेक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना। अभी कनेक्टिव कौन से होता है, देखिए एक एग्जांपल, अगर मैंने बोला 3 इज रियल नंबर, ठीक है, एंड 2 इज नेचुरल। देखिए बेटा ये मैंने लिखा 3 इज रियल नंबर एंड 2 इज नेचुरल नंबर। ये 3 इज रियल नंबर और 2 इज नेचुरल नंबर को मैंने क्या किया, एंड से ज्वाइन किया। इसका मतलब यहाँ पे एंड का जो रोल है, ये कौन सा रोल है, कनेक्टिव का रोल है ध्यान में। तो यहाँ पे भी कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, मैं आपको सब कनेक्टिव्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस मीनिंग ऑफ कनेक्टिव्स, तो ये कनेक्टिव्स कौन से होते हैं, देखो ये कनेक्टिव्स आप देखिए लिख लो कौन से होते हैं। एक एंड होता है, एक और होता है, एक इफ देन होता है, देन उसके बाद इफ एंड ओनली इफ होता है, एंड एक नॉट होता है। ये देखिए ये 4 है ना ऊपर के बाइनरी है और ये यूनरी है, यानी 2 के ऊपर असर करते हैं और ये 1 के ऊपर असर करता है। इसका लॉजिकल सिंबल देखिए, कनेक्टिव्स ऐसा हेडिंग डाला यहाँ पे, एक कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स और कनेक्टिव्स का सिंबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंबल। एंड का सिंबल ऐसा है, और का सिंबल ऐसा है, इफ देन का सिंबल ऐसा है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल ऐसा है, ठीक है, हाँ प्लीज नोट इट। एंड देन नॉट का सिंबल ऐसा है। अभी इनका लॉजिकल नेम बता रहा हूं मैं आपको। लॉजिकल नेम क्या है, इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, कंजंक्शन, ठीक है। इसको हम डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन। इसको हम इम्प्लीकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्प्लीकेशन। इसको हम बाय कंडीशनल बोलेंगे। ये जो इम्प्लीकेशन है उसका दूसरा नाम कंडीशनल भी है, कंडीशनल बोलेंगे। और इसको हम डबल इम्प्लीकेशन बोलेंगे, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बाय कंडीशनल भी है, बाय कंडीशनल ऑब्लिक में है ना, हाँ। और ये है निगेशन। देखिए ये जो नाम यहाँ पे हो रहे हैं, जब हम इस सिंबल यूज करेंगे लॉजिक में, तभी नाम ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। प्लीज सी, ये कनेक्टिव्स हो गए। एंड का सिंबल ऐसा है, इन्वर्टेड फी जैसा, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। ये और है, डिसजंक्शन बोलते हैं, और है डिसजंक्शन बोलते हैं। इफ देन, यानी इफ देन से भी हम 2 सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, 2 स्टेटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, तब ये एरो का इस्तेमाल यूज होगा सिंबॉलिक में। और ये इम्प्लीकेशन या कंडीशनल नाम से जाने जाते हैं। ये डबल इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन, और उसको हम बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। और ये नॉट यानी ये सिंबल है उसके लिए, और हम उसको निगेशन कहेंगे। तो वी आर स्टडीइंग ऑल दिस इन डिटेल। फर्स्ट वी सी कंजंक्शन, देन आफ्टर डिसजंक्शन, देन इम्प्लीकेशन, देन डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन। चलो अब हम एक एक करके देख लेते हैं, हाँ। चलो ये मैंने रफ किया है, अगर और देखना है तो वीडियो थोड़ा पीछे लो, आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो आप देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें इन डिटेल, ठीक है। तो बिफोर दैट, तो मैं इसका मीनिंग समझाता हूं टाइटल का, जो मैंने लिखा था सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट। ये क्या होता है, सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट, बाद में मैं इन डिटेल में वो सब बताऊंगा, ठीक है ना। सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट, देखिए क्या होता है सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच वी कैन नॉट स्प्लिट इनटू 2 स्टेटमेंट्स। ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिर से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, √3 इज
रैशनल। देखो मैंने फिर से वही एग्जांपल लिया, √3 इज रैशनल नंबर। क्या ये एटॉमिक या सिंपल है? हाँ जी है। इसको मैं किधर भी कट नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया, इसके दो पार्ट्स बनाने के बारे में सोचा, तो मैं ये दो पार्ट्स मीनिंगफुल नहीं बना सकता। किधर भी कट करो, इधर कट करो फिर भी मीनिंगफुल नहीं होंगे, इधर कट करो फिर भी मीनिंगफुल नहीं होंगे। इसका मतलब है ये हमारा बेसिक यानी सिंपल यानी एटॉमिक स्टेटमेंट है। तो समझ लें आपको एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट विच इज नॉट स्प्लिटेड इनटू पार्ट्स। टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं तो उससे उन्हें हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल बेसिक एटॉमिक को हम नहीं कर सकते ना, उसको ब्रेक नहीं कर सकते तो एक्सप्लोजन हो जाएगा ना। हाँ वैसे है, हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम एटॉमिक स्टेटमेंट कहेंगे। इनकी नोटेशन स्मॉल लेटर्स होते हैं P Q R S, और लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं P is √3 is rational number। P डिनोटेड बाय √3 is rational number, ऐसे कंसीडर करेंगे। कोई भी दूसरा Q रहा, कोई भी रहा, मान लीजिएगा 2 is prime, 2 is even prime, ऐसे, ठीक है ना। ये Q दूसरा से, ऐसे कितने भी स्टेटमेंट्स हम ऐसे स्मॉल लेटर से कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आपको एटॉमिक स्टेटमेंट। अब एटॉमिक स्टेटमेंट के बाद तुरंत आता है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो मैंने हेडिंग में लिखा था कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट यानी इफ वी कंबाइन टू स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव के माध्यम से, कनेक्टिव का यूज करके जब हम कोई भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो तैयार होगा कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, उसकी ट्रूथ वैल्यू को पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना है कंपाउंड स्टेटमेंट में। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से होते हैं, दिखा रहा हूँ सब। जो मैंने अभी एक चार्ट बनाया था ना, उसके एक्रोनिम थे ना, वो कंपाउंड स्टेटमेंट के नाम थे। ठीक है ना, तो पहला कंपाउंड स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो है कंजंक्शन। कौन सा है? कंजंक्शन से भी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है ना, let P Q be atomic or simple atomic statement, let P Q be atomic statements, then conjunction is please write down, आपकी नोटबुक में लिखो है, then conjunction is P and Q। तो conjunction क्या होता है? ऐसा होता है जैसे हम ये सिंबल यूज करते हैं। और how to read this, कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे रीड करते हैं? P and Q, P conjunction Q, देखो ऐसे रीड करना है, P and Q, P conjunction Q, और conjunction of P, Q, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया रीड करने का तरीका। ये P and Q है। देखिए बेटा हमारा कंजंक्शन चल रहा है, तो ऊपर का मैं रफ करता हूँ, उसके आगे का पार्ट ऊपर लिखूंगा। देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट में पहला कंजंक्शन हो रहा है, P and Q नोटेशन है, उसका मैं ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या दर्शाता है? ट्रूथ टेबल में कंपाउंड स्टेटमेंट यानी जब वो एटॉमिक जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी मैं कंपाउंड स्टेटमेंट लिखता हूँ। एक्चुअली मैं उससे कंपाउंड नहीं बोलूंगा, लेकिन कंपाउंड कब होगा? जब उसको सिर्फ सिंगल ट्रूथ वैल्यू होती है ना, तब वो कंपाउंड हो सकता है। लेकिन इसके ऑल पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। स्टेटमेंट पैटर्न, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न P and Q, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न आ रहा है इसकी ट्रूथ वैल्यू। इसको कंपाउंड कब कहेंगे? जब P and Q हमें पता है तब उसको कंपाउंड कहेंगे। गॉट इट? अब तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं P and Q, P and Q। ठीक है, तो बेटा कोई भी एक स्टेटमेंट हमने हाथ में लिया यानी मेरे सामने है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगे? कोई भी एक स्टेटमेंट लिया तो दो पॉसिबिलिटी, तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है, बराबर। अभी जब मेरे सामने दो स्टेटमेंट है तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 4 पॉसिबिलिटीज होंगे। एक तो ये दोनों ट्रू होंगे, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स होंगे। ये पॉसिबिलिटीज आते हैं, इट इज पॉसिबिलिटी। अब देखिए कंजंक्शन का रूल मैं टेबल के नीचे लिखता हूँ। अभी सबका रूल होता है, वैसे कंजंक्शन का रूल आपको ये रूल लर्न करना है। देखिए क्या रूल है कंजंक्शन का? देखिए कंजंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू। ये हमारे लिए रूल लिख रहे हैं हम लोग, एग्जाम में नहीं पूछते,
सिर्फ हमारे लिए लिख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल ध्यान में रखने के लिए। तो क्या लिखा है मैंने, कंजंक्शन ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू है। कंजंक्शन ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स ही होगा। देखिए ये है फॉर्मूला, ये आंसर है, यानी आपको ये लर्न करके रखना होगा, ठीक है ना। ये आप लर्न करो, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर के सम लेंगे, ठीक है। रूल, कंजंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू। इतना समझ में आया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू लर्न, प्लीज 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न करना ही होगा। अगर ये लर्न है तभी आप लोग सम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक नहीं है, ऐसे और है। ये मैंने पहले बताया कंजंक्शन, ठीक है, रीड करने का तरीका बताया, रूल बताया और टेबल बताया। और इसको मैं कंपाउंड कब बोलता हूं, अगर पी और क्यू फिक्स मुझे पता है। देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट में एग्जांपल देता हूं आपको। कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसे 4 कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कंजंक्शन इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, √3 इज रियल एंड 2 इज प्राइम। देखिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाले, क्योंकि मैंने बोला था कंपाउंड स्टेटमेंट की एक ही ट्रूथ वैल्यू होती है। √3 इज रियल, ये क्या है, ट्रू है। एंड का सिंबल एंड, बाद में 2 इज प्राइम, ये भी ट्रू है। चलो ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या है, ट्रू। इसका आंसर ट्रू हो गया, इसलिए इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न जो भी है हमारा सेकंड पार्ट, वो है डिसजंक्शन। जो कनेक्टिव में मैंने टेबल में लिखा था, नंबर सेकंड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, चलो इसमें डिसजंक्शन में let P, Q be any two simple statements, any two simple statements, then P this Q और बोलेगा is disjunction, इसको हम डिसजंक्शन कहेंगे। तो डिसजंक्शन स्टेटमेंट पैटर्न है और वो ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है अगर पर्टिकुलर केस आई तो, ठीक है। तो इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल और पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड, हाँ हाउ टू रीड कैसे करना है इसको बोलो। इसको रीड करना है P और Q, नहीं तो P डिसजंक्शन Q, ऐसे रीड करना है, ठीक है। उसका टेबल देखिए बेटा, ट्रूथ टेबल, इसके अंदर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथनेस होते हैं, P Q P और Q। तो इसका टेबल आपको लर्न करने के लिए मैं दे रहा हूं। देखिए इसके पॉसिबिलिटीज अभी आपको पता हो गए हैं, क्या होते हैं पॉसिबिलिटीज, सबके लिए पॉसिबिलिटीज सेम ही होने चाहिए ना। P के पॉसिबिलिटीज TTF है और Q के क्या है, TF है। चलो इसका रूल भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रूल ऑफ डिसजंक्शन, ये रूल है, प्लीज ध्यान में रखना। ये रूल क्या है, ये रूल है डिसजंक्शन इज फॉल्स, डिसजंक्शन इज फॉल्स only when both P and Q are false। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। इट मीन्स इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू, ठीक है। हाँ, इसका भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रूल एंड सेकेंड वन डिसजंक्शन। नेक्स्ट है नंबर 3 कंडीशनल। हाँ, नेक्स्ट वन कंडीशनल, उसको हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। तो कंडीशनल में देखिए लिखते कैसे हैं, अगर P, Q कोई भी दो सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट्स है तो P एरो Q नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डबल लाइन एरो Q। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल, P कंडीशनल Q। तो कैसे रीड करते हैं, देखो इसको, हाउ टू रीड, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। तो एक नंबर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इफ P देन Q, एक हो गया। सेकेंड P implies Q, नंबर थर्ड Q implied by P, number 4 P only if Q, number 5 Q if P, number 6 P is sufficient condition for Q, number 7
Q is necessary for P, ठीक है। नंबर 8, Q follows from P, ठीक है। देन नंबर 9, Q implied by P, ठीक है। इतने नाम है इसके, ठीक है। और एक है नंबर 10, P कंडीशनल Q भी बोल सकते हैं हम लोग, P कंडीशनल Q भी बोल सकते हैं, P इम्प्लीकेशन Q ऐसे भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम हैं, लिख लो, ठीक है। इसमें से कोई भी नाम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, यानी यूज करेंगे वो लोग, हमें समझना चाहिए, उनको यही बोलना है। गॉट इट? हाँ, तो इसका ये नाम हो गए। इसमें ना ये जो P होता है इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। और एंटीसेंडेंट, और Q को बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलते हैं Q को? कंक्लूजन। और कॉन्स्क्यूएंट। देखिए, P को हाइपोथेसिस, Q को कंक्लूजन इसमें, और दूसरा नाम है एंटीसेडेंट एंड दूसरा नाम है कंक्लूजन की जगह पे कॉन्स्क्यूएंट। अगर आप लोग एंटीसेडेंट बोल रहे हैं तो उसका एप्रोप्रिएट वर्ड कॉन्स्क्यूएंट होगा, अगर आप हाइपोथेसिस बोल रहे हैं तो ये कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इसका टेबल में यहाँ पे आपको दिखाता हूं, P, Q एंड P इम्प्लीकेशन। सिंगल लाइन ही यूज करो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डबल लाइन यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीनिंग नहीं बदलेगा। तो ये है T, T, F, ठीक है बेटा, T, T, F, ओके। एंड ये है T, F, ये तो पॉसिबिलिटीज है ना, ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का जो रूल होता है, वो रूल क्या है, मैं टेबल के साइड में लिखता हूँ, अभी रफ कर रहा हूँ, टेबल के साइड में इसका रूल बता रहा हूं मैं, ठीक है। रूल क्या है? इसका रूल है कंडीशनल इज फॉल्स only when P is यानी फर्स्ट ही लिखता हूं मैं, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। देखिए बेटा, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा, क्लियर। बस इसका मतलब ये निकलता है रिमेनिंग जगह पे ट्रू होगा, रिमेनिंग जगह पे क्या होगा, ये ट्रू होगा। बस दिस इज द रूल, एज पर द रूल आई हैव कंप्लीटेड द टेबल, यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल यानी इम्प्लीकेशन। इसके नाम भी मैंने बता दिए हैं, पी क्यू को क्या कहते हैं ये भी बता दिए, और ये टेबल आपको लर्न करने के लिए भी दिया है ना। चलो, नंबर 4 है बाय कंडीशनल, और उसका ही नाम है डबल इम्प्लीकेशन। नंबर 4 डबल इम्प्लीकेशन, और क्या है, बाय कंडीशनल, ठीक है। हाँ, तो चलो, ये क्या होता है, ये P और Q अगर हमारा एटॉमिक स्टेटमेंट्स है तो बाय कंडीशनल होता है P डबल इम्प्लीकेशन Q। यहाँ पे आप लोग डबल लाइन एरो भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसके हिसाब से। अभी पसंद के ऊपर डिपेंड है, इसका मीनिंग तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ने का जो तरीका है इसका, एक है P बाय कंडीशनल Q, ऐसे पढ़ना, एक हो गए। नहीं तो कैसे है, P डबल इम्प्लीकेशन P डबल इम्प्लीकेशन Q, ऐसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, P implies and implied by Q, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। और आप लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, P if and only if Q, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, P I double F Q, ठीक है। और एक बात बोल सकते हैं, P is necessary and sufficient, and बोलना पड़ेगा, and sufficient condition for Q। देखो, इतने उसके टाइप्स हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q को, डबल एरो आया तो, ठीक है। और इसका टेबल देख रहे हैं हम लोग, इसका टेबल में क्या पे डबल इम्प्लीकेशन का साइन आ जाएगा, और ये सेम होगा डेटा। तो इसका जो रूल है टेबल के लिए, मैं रूल लिख रहा हूं, देखिए रूल क्या है। रूल है if both are same, अगर दोनों सेम है, then true,
इफ बोथ आर सेम देन ट्रूथ वैल्यू इज टी। दोनों सेम आए तो ट्रू लिखना है, दोनों सेम आए तो ट्रू लिखना है, यानी ऑब्वियसली डिफरेंट है तो फॉल्स होना चाहिए। ये हो गया रूल। तो इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5, दैट इज निगेशन। नंबर 5 निगेशन। तो निगेशन किसे कहते हैं? तो जैसे हमने पहले 4 देखे, वो ऑपरेशन कौन से थे? बाइनरी थे। पहला कंजंक्शन 2 स्टेटमेंट की जरूरत थी, डिसजंक्शन के लिए भी 2 स्टेटमेंट की जरूरत थी। नेक्स्ट ऑपरेशन था इम्प्लीकेशन, उसके लिए भी पी और क्यू की जरूरत थी, है ना। अभी हमने भी देखा बाय कंडीशनल, उसके लिए भी 2 की जरूरत है ना, लेकिन निगेशन को 1 की जरूरत है। उसका हम क्या बोलेंगे? नॉट बाइनरी, यूनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो निगेशन ऐसे बोलते हैं इसको, निगेशन जो है ना, निगेशन ऑफ पी को हम लिखते हैं ऐसे। देखिए बेटा, ये ऐसे लिखते हैं, हाँ, वेरी सिंपल। और रीड कैसे करना? निगेशन पी, नॉट पी। नॉट पी ठीक नहीं लगता, निगेशन पी रीड करो, ठीक है ना। अब इसका टेबल है, सिंगल स्टेटमेंट वाला टेबल होगा इसका, और बहुत ही इजी है सिंगल स्टेटमेंट वाला। तो देखो, ये है पी एंड निगेशन पी, सॉरी निगेशन पी, और इसके 2 ही पॉसिबिलिटीज आते हैं। ये सिंगल है इसलिए इसका ट्रू का निगेशन आता है एफ, और एफ का निगेशन आता है ट्रू। रूल क्या है? अपोजिट आंसर। रूल क्या है इसका? अपोजिट आंसर। ट्रू आए तो फॉल्स, फॉल्स आए तो ट्रू। ये हो गए हमारे 5 ऑपरेशन, जिसके अंदर हम कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, और हमने एटॉमिक स्टेटमेंट यानी सिंपल स्टेटमेंट का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, और स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल्स भी बना दिए। ट्रूथ टेबल का जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, 2:n फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2:n यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथनेस, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथनेस इज 2:n। देखिए क्या है ये? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथनेस इज 2:n, यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 हो गया 2:1 2 पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 हो गए तो 2:2 4 पॉसिबिलिटीज। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 आए तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 पॉसिबिलिटीज आएंगे। हम एग्जांपल्स में बाद में नेक्स्ट एक कंसेप्ट में वो 3 स्टेटमेंट वाला टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अब अभी जो पढ़ा है हमने जो हेडिंग के अंदर, इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम देखेंगे, हाँ, इसके टाइप्स देखेंगे क्वेश्चन के। तो इसके कुल मिलाकर 3 टाइप्स है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको चाहिए वही मैं बताता हूं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है, इसमें क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कन्वर्ट गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक। देखिए ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक करो, बस इतना ही क्वेश्चन है। लिखते हैं वर्डिंग में बड़ा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो में है इसलिए। कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए उन्होंने दिया है राम इज वर्किंग एंड सीता लाइक्स मैंगो। सिंपल एग्जांपल। आपको यहाँ पे यू हैव नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू, इसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये वेरिएबल है, इसको आपको सिंबॉलिक में करना है। देखो सिंबॉलिक में मैं कैसे करता हूं, लेट पी राम इज वर्किंग, राम वर्किंग में है, एंड क्यू सीता लाइक्स मैंगो। देखिए अब इसको मुझे सिंबॉलिक लिखना है, तो मैं इसको सिर्फ कितना लिखूंगा, 1 मार्क के लिए, बस। एंड दिया है ना, तो सिंबॉलिक ऐसा। तो इससे ही मैं आपको दूसरे एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सके। देखिए यहाँ पे और आया होता तो मैं सिंबल ये यूज करता। यहाँ पे ईफ ऐसा था, ईफ राम इज वर्किंग देन सीता लाइक्स मैंगो, ऐसा अगर आता तो मैं इम्प्लीकेशन यूज करता। ईफ एंड ओनली बीच में आता तो मैं डबल इम्प्लीकेशन यूज करता। अगर कहीं नॉट आता तो मैं निगेशन यूज करता। इस टाइप में ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, आपको समझा होगा। तो नेक्स्ट टाइप जो होता है ना, नेक्स्ट टाइप, इसमें तो आपको स्टेटमेंट का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, ऐसे वेरिएबल एग्जांपल नहीं चलेगा इसमें। देखिए ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है राइट ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, ठीक है ना, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। नीचे दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट की हमें क्या लिखनी है, ट्रूथ वैल्यू में। एक ही एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं। देखिए वेरी सिंपल,
एग्जाम्पल, बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ इंडिया, बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और इंडिया lies in USA, oh no, Europe. बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ इंडिया और इंडिया लाइज इन यूरोप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी इसका हमें क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखता हूं, देखिए पी क्या है, बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ इंडिया, बॉम्बे इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, मैंने पी लिखा, अब बोलो पी क्या है, पी इज एफ, राइट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्या है, एफ है। क्यू लिखता हूं, क्यू क्या है, यहां पे लिखूंगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ, ठीक है। क्यू क्या है, इंडिया लाइज इन यूरोप, इंडिया कहाँ है, यूरोप में है, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज इंडिया कहाँ है, एशिया में है, एशियन कंट्री है, तो ये फॉल्स है। और बॉम्बे कैपिटल इंडिया का नहीं है, वो महाराष्ट्र का है सिर्फ, इसलिए ये भी रॉन्ग है, यानी दोनों फॉल्स है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसका सिंबॉलिक लिखते हैं, सिंबॉलिक। देखिए पहला क्वेश्चन का यहाँ पे यूज हो रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या है, P और Q है। अभी इसको ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करूंगा, इट इज इक्विवेलेंट को ऐसे रीड करना है इसको। P क्या है, फॉल्स है, और क्या है, फॉल्स है। अभी ये और यानी मैं टेबल नंबर सेकंड और इनका टेबल यूज करूंगा, F और F क्या होता है, F होता है, तो मेरा आंसर हो गया F। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने और लिया इसलिए और आया, एंड लेता तो एंड आता, मैं टेबल नंबर 1 का यूज करता, इफ एंड ओनली आता तो मैं ये टेबल का यूज करता, इफ देन आता तो मैं टेबल नंबर सेकंड का यूज करता, ठीक है ना। इस तरीके से टेबल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसमें वो लोग खुद हमें ट्रूथ वैल्यू बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बताएंगे इफ पी क्यू आर ट्रू एंड are yes are false then find the truth values of ऐसा क्वेश्चन आता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीटी में आ सकता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, एमसीक्यू के। तो इसमें एक नंबर है P and Q implies R double implies negation yes। देखो मैं इसको ही सॉल्व करता हूं, सिमिलरली यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग सम्स। सॉल्यूशन स्टार्ट्स, देखो बेटा मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, P and Q implies R double implies negation S, ठीक है ना। हाँ, इट इज इक्विवेलेंट टू, P क्या दिया है, ट्रू दिया है, तो हम इधर T लिखेंगे, एंड Q क्या दिया है, Q क्या दिया है, ट्रू दिया है, इधर ट्रू लिखेंगे। इम्प्लीकेशन एज इट इज, R क्या दिया है, फॉल्स, F लिखेंगे, है ना। डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन एज इट इज, यस क्या दिया है, F दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, T एंड T, टेबल नंबर फर्स्ट से पीछे जाओ वीडियो में, टेबल नंबर फर्स्ट में T एंड T ऐसे लिखने का, T एंड T इधर T आता है, टेबल नंबर फर्स्ट में T आता है। इम्प्लीकेशन F, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन F, टेबल नंबर लास्ट 5th टेबल ट्रू आता है। इट इज इक्विवेलेंट टू, ये तो T है, इम्प्लीकेशन F डबल इम्प्लाइज, इधर ही मेरे सामने है, F डबल इम्प्लाइज देखो, F डबल इम्प्लाइज T, F डबल इम्प्लाइज T, F आता है, इसलिए मैं यहाँ पे F लिखता हूँ। बाद में T इम्प्लाइज F, पिछला टेबल T इम्प्लाइज F होता है। ये देखिए मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको बार बार आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इस तरीके की क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 3 टाइप्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो। ओके, आप बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट आप सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो से। दिस वीडियो डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 बुक। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।